हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स सीरीज में। ये इस लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम उस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। और वहां पर मैंने आपको 21 एग्जांपल्स दिखाए थे और मुझे लग रहा है वो वीडियो देखने के बाद उस तरह के प्रॉब्लम अगर आप वापस से कभी फेस करते हो तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वैसे दोस्तों, उस वाले वीडियो 1 में जो भी हमने सीखा था उस थ्योरम का प्रूफ मैं आपको देना भूल गया था, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे पहली बार आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही सीरीज बाकी के चैप्टर्स के लिए भी आपके लिए लाते रहें। और एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये पूरी सीरीज का मेन मोटिव है कि कभी भी आप इंटीग्रेशन की किसी प्रॉब्लम को देखें तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि उसमें किस तरह के मेथोडोलॉजी, किस तरह के सब्स्टिट्यूशन को लगाना है और कैसे उसके सॉल्यूशन को आसानी से पाया जाए। ज्यादातर कंफ्यूजन यही होता है, बिकॉज इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं और इस पूरे जितने भी टेक्निक है उसका वेल क्लासिफिकेशन हमने इस पूरे सीरीज में किया हुआ है, ताकि आप देख के आइडेंटिफाई कर पाए इसे कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आज आपको जो सिखाने वाले हैं टॉपिक वो है टाइप, आप कह सकते हैं 2 या टाइप बी, ABCD 1 2 3 जो भी आप कहना कह लीजिए। यहां पर मैंने ABCD लिखा हुआ है, तो कल हमने टाइप ए देखा था, आज हम टाइप बी देख रहे हैं। सो यहां पर जो भी लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहूंगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो अगर आप कभी भी इस तरह के इंटीग्रेशन को फेस करें, ध्यान से देखिएगा, कभी भी आप इस तरह के इंटीग्रेशन को फेस करें जिसके अंदर डिनोमिनेटर में, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कोई कांस्टेंट हो जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 2000 कुछ भी हो सकता है, बस ये कांस्टेंट होना चाहिए। कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 ऐसे भी हो सकता है। ओके, बट आपको ये देखना है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, इतना बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ए कैन बी एनीथिंग, बस वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें वेरिएबल टर्म नहीं होना चाहिए। ए के साथ होगा साइन एक्स एंड देन एक दूसरा टर्म होगा, या मैं यहां पर ए की जगह जो है वो यूज कर लेता हूं, सपोज सी। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी टाइम्स साइन एक्स प्लस डी टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह आपको डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है और न्यूमेरेटर में भी आपको साइन और कॉस दिख रहे हैं। न्यूमेरेटर में भी आपको साइन और क्या दिखेगा, कॉस दिखेगा। उसके साथ कुछ और कॉन्स्टेंट्स है जिसे मैं कह दे रहा हूं ए और बी। बीच में दोस्तों प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस चीज है, मतलब प्लस मतलब यहाँ पे प्लस ही नहीं। फॉर एग्जांपल डी अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे जिसमें डिनोमिनेटर में साइन कॉस हो और न्यूमिनेटर में साइन कॉस हो, तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस कॉस से डिवाइड करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस कॉस से डिवाइड करो, तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा। तो आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा, a टाइम्स 10x प्लस बी डिवाइड बाय c टाइम्स 10x प्लस डी, राइट। इसी प्रकार दोस्तों, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा यहां पर कॉस को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट एक्स, और यहां पर भी सेम c प्लस डी कॉट एक्स। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तीनों सेम है, मतलब चाहे ऐसा रहे ऐसा रहे ऐसा रहे। मतलब अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 प्लस सम कांस्टेंट, ध्यान सुनिएगा, 10 का टर्म प्लस सम कांस्टेंट, 10 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। यहां पे सारी दिक्कत मालूम है किस चीज की है, प्लस में कुछ कांस्टेंट होगा। अगर नहीं होता तो हम स्प्लिट कर देते थे तो आसानी से सॉल्व हो जाता था। आर यू गेटिंग? उसी तरह दोस्तों, डिनोमिनेटर में कॉट का टर्म और प्लस सम कांस्टेंट, और न्यूमिनेटर में भी कॉट दिख रहा है, यहां पर भी सेम, न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों हम कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि ये तीनों सेम ही चीजें होती है। अब दूसरी चीज, ये पहली चीज आपने नोट कर ली। सेकेंड चीज यहां पर कि ए और बी जो आपको दिख रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ए और बी जो दिख रहा है उसमें से कोई भी एक, दोनों एक साथ नहीं, दोनों के दोनों नहीं, कोई भी एक जीरो हो सकता है। ए और बी में से कोई भी एक क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इस चीज को समझिएगा कि अगर ए जीरो हो जाए तो न्यूमिनेटर में सिर्फ कॉस का टर्म मिलेगा। मतलब अगर आपको कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जिसके न्यूमिनेटर में कॉस का टर्म हो और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों हो, यहां पर सी और डी जीरो नहीं हो सकते, याद रखिएगा। सी और डी को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में साइन कॉस साथ में दिखेंगे, ये कंडीशन है
और प्लस में कोई भी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर प्लस में कुछ कांस्टेंट आ जाता है तो कैसे करने का वो हम आगे सीखेंगे। तो जब आगे के टाइप्स होंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उससे अलग कैसे है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लस में कोई अलग से सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, और साइन और कॉस दोनों का होना कंपल्शन है। किसमें? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में साइन कॉस दोनों का होना कंपल्शन है, लेकिन न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट था वहां से अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, राइट। सो इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं। अगर दोस्तों ए चला गया तो पूरा टर्म ये जीरो हो जाएगा, साइन हट जाएगा। और अगर बी वाला जीरो हो गया और ए जीरो नहीं है तो हमें साइन का टर्म सिर्फ दिखेगा। आर यू गेटिंग? तो ये हो सकता है, मतलब न्यूमिनेटर के लिए कोई कंपल्शन नहीं, न्यूमिनेटर में सिर्फ साइन का टर्म हो सकता है या कॉस का टर्म हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों चाहिए। इसी प्रकार यहां पर अगर दोस्तों ए जीरो हो जाए तो ये पूरा चला जाएगा, तो कांस्टेंट अपॉन 10 प्लस कांस्टेंट, राइट। उसी तरह दोस्तों अगर ये जीरो हो जाए तो कांस्टेंट अपॉन सी प्लस डी टाइम्स कॉट, ऐसा भी मिल सकता है, तो दैट इज ओके। मेरे को सबसे पहले आपको ये बताना था कि न्यूमिनेटर में कोई भी एक जीरो हो सकता है, मतलब आइदर 10 का टर्म ये पूरा जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, या ये कांस्टेंट जीरो हो जाए तो कॉट का टर्म जीरो हो जाए, बात एक ही है। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करने का। एक बार क्विक समरी दे दूं, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दिखेगा, न्यूमिनेटर में या तो साइन या तो कॉस या तो दोनों के दोनों दिखेंगे। डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के साथ एक्स्ट्रा एडिशन में कोई या माइनस में जो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये सेम एक्सप्रेशन को हम 10, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको, 10 या कॉट में भी लिख सकते हैं। कंडीशन सेम है, न्यूमिनेटर में 10 और कॉट दिखेगा या न्यूमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट दिखेगा अगर 10 का टर्म जीरो हो जाता है तो, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। ये तीनों तो दोस्तों सिमिलर थे, लेकिन एक बहुत स्पेशल कैटेगरी कल हमने सॉल्व की थी। अगर आपको याद होगा कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल a टाइम्स e रेज टू x प्लस b, और जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर c टाइम्स से e रेज टू x, तो हमने कल आपको बताया था, सबसे पहले यही एग्जांपल मैंने दिया था कि इसका डेरिवेटिव, जैसे ये पूरे का डेरिवेटिव लोगे तो e रेज टू x सम कांस्टेंट मिलेगा, वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ये है, राइट। तो आपको यहां पर ये समझना है, तो इसमें हम जो है थ्योरम नंबर 1 लगा सकते हैं जो कल हमने सीखा हुआ था, राइट। लेकिन अगर यहां पर इसके साथ प्लस में या माइनस में कोई कांस्टेंट आ जाए तब ये पूरा एक्सप्रेशन इसके डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते नहीं है। तो ऐसे केस में भी यही जो थ्योरम नंबर 2 है ये लगेगा। मतलब अभी जो मेथड मैं आपको बताने जा वाला हूं, ये साइन कॉस के लिए, 10 कॉट के लिए तो वैलिड है ही, साथ में इसके लिए भी वैलिड है, जिसके डिनोमिनेटर में e रेज टू x प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, न्यूमिनेटर में e रेज टू x प्लस सम कांस्टेंट, और e रेज टू x के साथ कोएफिशिएंट में कोई कांस्टेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आपको समझा, तो आप समझ चुके हो। तो अब हम ये देखते हैं, अभी तक जो भी हमारा ये टॉक था ये रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम था। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर पहले जनरलाइज करके बता देता हूं। मैं यहाँ पे साइन कॉस का सॉल्व करके दूंगा, सेम 10 और कॉट का भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तीनों सेम ही आपको मैंने बता दिया। देखिए, अगर मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जिसका न्यूमिनेटर है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, मैं जनरलाइज मेथड आपको यहाँ पे डिराइव करके दे रहा हूं, c sin x प्लस डी कॉस एक्स dx, ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम न्यूमिनेटर को, ध्यान से देखिएगा, न्यूमिनेटर को लिख सकते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डी डी एक्स ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला आप, ये टेक्निक आप याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन कॉस हो, न्यूमिनेटर में साइन कॉस हो, तो ऐसे समय में न्यूमिनेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। इसी टेक्निक के बलबूते हम यहां पर अभी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत आसान है। मैं यहां पर एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, उसका यूज करके मैं आपको 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा, देखिएगा। तो यहां पर न्यूमिनेटर हमारे पास है a sin x प्लस b cos x, राइट। इसको हम लिख रहे हैं सम कांस्टेंट a टाइम, मैं इसमें पुट कर रहा हूं, nr की जगह ये न्यूमिनेटर पुट कर रहा हूं, a, देन डिनोमिनेटर की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास c sin x प्लस d cos x, देन प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव देखना, c sin x की डेरिवेटिव क्या होगी, c cos x, राइट। मुझे लग रहा है बेसिक डेरिवेटिव आपको जरूर आता होगा। यहां पर d cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस d sin x, ओके। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये राइट हैंड साइड जो है इसमें साइन के टर्म एक साथ लूंगा, कॉस के टर्म एक साथ लूंगा। देखो दोस्तों, ये साइन और ये साइन वाला टर्म एक साथ अगर आप लोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे
एडजस्ट करके लिखता हूँ सी। अब मैं हमें क्या करना क्या है, बेसिकली साइन का टर्म और कॉस का टर्म एक साथ लिखना है, उसके कोफिशिएंट उसके साथ सही लिखना है। तो यहाँ पे साइन के साथ देखोगे ए जब अंदर जाएगा तो कोफिशिएंट आएगा ए इंटू स्मॉल सी, राइट। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखोगे कि यहां पर अगर हम बी को अंदर लेके जाए तो साइन के साथ आएगा बी डी माइनस में इंटू साइन एक्स, ओके। फिर प्लस इसी तरह कॉस के कोफिशिएंट ए डी जो है, राइट, एंड देन यहां से बी सी इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करके दोस्तों हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये था, राइट साइड ये है, दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो यहां पे साइन का जो कोफिशिएंट है वो यहां के साइन के कोफिशिएंट से बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a जो है ये बराबर है, किसके बराबर है, ए सी माइनस बी डी। और यहां से दोस्तों b जो है ये बराबर है किसके, ए डी प्लस बी सी के। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर, हमारा पर्पस है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना, ए और बी फाइंड करना। वैसे ए और बी बिना फाइंड किए भी आप आंसर ला सकते हो और ए और बी की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, वो कुछ इस तरह देखिएगा। अभी थोड़ा देर इसको हम हॉल्ट रखते हैं। अब मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूं ये टेक्निक्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, ए और बी के बिना हम आंसर निकाल सकते हैं और ए और बी की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। कैसे, देखो इसको नाम में देता हूं आई, ओके। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, इसको हम कह रहे हैं डिनोमिनेटर डी आर, राइट। ये जो न्यूमरेटर है इसकी फॉर्मूला लिखो, क्या है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ddx ऑफ डिनोमिनेटर और यहां पे dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डिनोमिनेटर दोस्तों हम इसको देंगे तो ये dr कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, a dx प्लस ये b जो है कांस्टेंट, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और ये dr अगर हम इसको देंगे तो क्या मिलेगा, d बाय dx dr डिवाइडेड बाय dr dx, ओके। सो a का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, a तो कांस्टेंट है बाहर चला आएगा और इंटीग्रेशन dx क्या होगा, x होगा प्लस b। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो कल हमने थ्योरम देखा था वन कि ऐसे सिनेरियो में आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी दोस्तों डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा मॉड में और प्लस सम कांस्टेंट। तो आंसर आपका आ गया, यही आंसर है फाइनल। अब इस फाइनल आंसर में हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ए और बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस फॉर्मूले को दोनों को सॉल्व करके। वैसे ये दिखने में भी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब रियल प्रॉब्लम आएंगे, जब स्मॉल ए सी बी डी की वैल्यू दी गई होगी जैसे 2 3 4 5, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा, राइट। अभी हम जनरलाइज केस देख रहे हैं, तो जनरलाइज कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो कैसे करते हैं आप सबको पता है, इक्वल बना करके। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर डी है लेकिन यहाँ डी नहीं है, तो डी से मल्टीप्लाई कर दो। सो ए डी इक्वल्स टू ए सी डी, राइट, माइनस बी डी स्क्वायर, करेक्ट। यहां पर दोस्तों सी से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है समझ रहे हो। देखो यहाँ पर बी सी डी माइनस बी सी स्क्वायर, ऐसा करने से ये दोनों को सेम हो गया ना, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलेगा ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये बी ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट। मुझे लग रहा है आपको इतना बेसिक आता होगा। बी इक्वल्स टू कैपिटल बी की फॉर्मूला हमने निकाल ली, ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो याद करना अभी आसान है एकदम। बी की फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो देखो ये सी और ये डी है, और ए डी तो अपोजिट जो है, देखो ए डी माइनस बी सी, बी इंटू सी। मतलब अगर आप कोई फटा, अभी मैं बताऊंगा इसे अप्लाई करना डायरेक्ट ये फॉर्मूला, ठीक है। पहले मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं, फिर हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ओके। तो बस यहाँ पे दिखने में ऐसा लग रहा है कि तो काफी लंबा जा रहा है, बट जब इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसान होगा ये सॉल्व करना। आप पैरेलली नोट भी करते हो अपने बुक में, कोई बुक बना लो जिसमें इंटीग्रेशन करके एक अलग से नोटबुक बना लो, क्योंकि आपको ये पूरे लाइफ में काम आएगा जब भी आप फेस करके मैथ्स के प्रॉब्लम्स को। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकाल ली, अब वैसे ही हम लोग ये दोनों में जो है b के कोफिशिएंट सेम करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो b का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, एक ही बात है, क्या जैसे भी करना हो वैसे कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, b की जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है, ये जो b की वैल्यू निकाली हुई है, या चलो मैं इक्वल करके करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पूरे को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा ac इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी डी, और इसको d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी डी। तो अभी पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट ए सी माइनस बी डी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में
सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, ए सी माइनस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मतलब ए और बी दोनों के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आता है, और ए के केस में क्या होता है, ए इंटू सी माइनस बी इंटू डी, और इसके बी के केस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मैं फॉर्मूला यही रखता हूं और आपको यहां पर अब अप्लाई करके बताता हूं। देखो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉब्लम, आंसर हमेशा ax प्लस बी टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के होगा। तो अब इसको फटाफट कैसे अप्लाई करना है, तो ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ताकि आप अगर ये याद कर लेते हो तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा भी प्रॉब्लम अगर आता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के विथिन। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। सी यहां पर इस इंटीग्रेशन को देखिए, जिसमें है 2 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin x माइनस से 3 cos x। ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब तुरंत आप पहचान लोगे, याद रखिएगा ए बी सी डी ऐसा था, पहले साइन का टर्म फिर कॉस का टर्म, तभी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो पूरे जैसे डेरिवेशन किया ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेथड याद रखो, भूल गए तो मेथड से कर पाओगे। तो इसका आंसर डायरेक्टली दोस्तों है ए एक्स प्लस बी टाइम्स log of mod of denominator that is 4 sin x minus 3 cos x प्लस कांस्टेंट। खत्म। अब a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू के लिए देखो मैंने शॉर्टकट आपको यहाँ पे लिख के दिया है, दिस इंटू दिस यानी 8 माइनस बी डी यानी दिस इंटू दिस, 5 इंटू 3 माइनस 3 करोगे तो माइनस 15 होगा, राइट। यहाँ पर ये वाले माइनस को प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब साइन का कोफिशिएंट और कॉस के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। 4 स्क्वायर 16 होगा, माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो अब ये दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 23 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 16 जो है उसमें से हमें 9 और 7 मिलेगा, राइट। तो ये हो गया फाइनल एक आंसर। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, और बी का वैल्यू क्या होगा, बी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस 3, माइनस लेना याद रखना, माइनस 6 माइनस 5 इंटू 4, और ये तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 7, राइट। ये हो जाएगा माइनस 26 बाय 7। तो ये दोनों वैल्यूज में पुट कर देनी है। तो आपने देखा कितना इजी है, मतलब बहुत आसान है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपको एग्जाम में सपोज ऐसा एग्जामिनर करता है कि ये वाला टर्म नहीं रहता यहाँ पर, तो भी ऐसा ही सॉल्व होगा, फॉर्मूला भी कुछ नहीं चेंज होगी। अब क्या हो गया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 टाइम्स कॉस एक्स। तो इस केस में बी की वैल्यू 0 हो गई, तो जहां जब बी हम पुट कर रहे थे फॉर्मूले में उसको 0 कर दो और सब सेम हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट मुझे लग रहा है याद रहेगा। तो इसी तरह आप 10 भी सॉल्व कर सकते हो, कॉट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 10 और कॉट आ गया ना तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, 10 को साइन बाय कॉस, इसको साइन बाय कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें बदल जाएगा। सिमिलरली ये भी दोस्तों समझ गए। तो 10 और कॉट के लिए भी सेम मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखो मैं आखिरी आपसे यहाँ पे बातें करना चाहूंगा, ये वाली अगर आपको एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ए ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय सी टाइम्स ई रेस टू एक्स प्लस डी, इस केस में भी जो है थ्योरम 1 लगेगा, लेकिन अगर इसके साथ ऊपर कांस्टेंट आ जाए तब दोस्तों थ्योरम 1 नहीं लग सकता, क्योंकि हम फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं लिख सकते डायरेक्टली, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे कि भाई जो न्यूमरेटर है ए ई रेस टू एक्स प्लस बी, इट इज ए टाइम्स डिनोमिनेटर, ओके, प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव लोगे क्या होगा, सी इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सी इंटू ई रेस टू एक्स होगा, डी का डेरिवेटिव 0। अब इसमें दोस्तों ई रेस टू एक्स के टर्म एक साथ लो तो कोफिशिएंट क्या बचेगा, ए सी, और यहां से क्या आएगा बी सी, प्लस यहां से ए अंदर जाएगा क्या आएगा ए डी, और ये किसके बराबर है, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी। फिर वही चीज ई रेस टू एक्स का कोफिशिएंट सेम करो, तो दोस्तों ये बराबर होना चाहिए, मतलब ए सी प्लस बी सी, ये बराबर होना चाहिए किसके, ए के बराबर होना चाहिए, ओके। और यहां से देखोगे ए डी जो है ये बराबर होना चाहिए बी के, तो यहां से आपको डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल गई विच इज बी बाय डी, ओके। और यहां से आप देखोगे अगर ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो सी तो वैसे भी कॉमन है, तो सी को यहां से हटा करके आप यहां पे लेके जा सकते हो ऐसे ए बाय सी। तो ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी ए बाय सी जो इस तरफ है माइनस ए क्या है बी बाय डी। सो दिस इज द आंसर फॉर ए एंड बी। अब आप बोलोगे ए और बी हम पहले निकालेंगे क्या, बाद में निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ऐसे केस में आंसर हमेशा सेम रहता है। मतलब देखो ये इसको अगर हम आई मान ले तो हम ये जो न्यूमरेटर इसको क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं ए और बी बाद में निकालने का।
तो डिनोमिनेटर जब दोस्तों इसको दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या आएगा, ax प्लस जब इसको दोगे तो डिनोमिनेटर और उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। देखो पहला केस और दूसरा केस आंसर सेम है, सिर्फ ए और बी चेंज होगा। इस केस में और बी ऐसे निकालेंगे, मतलब मेथड सेम है निकालने का, बस ये फॉर्मूला चेंज हो गया। एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आता, आप डायरेक्टली मेथड लगाओ, कंपेयर करो, ए और बी मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? अब इसी प्रकार जैसे दोस्तों ये आ गया एग्जाम में 2e raised to x plus 7 divided by 3e raised to x plus 1 dx। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्टली लो, ax plus b log of mod of denominator plus constant। अब इसमें a और b क्या रहेगा, a और b हम यहां से निकालेंगे, तो a का आंसर होगा b by d, पर व्हाट इज b and d, कांस्टेंट वाले, 7 by 1 7 होगा। आर यू गेटिंग? b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी a by c मतलब e raised to x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करो, यानी 2 by 3 माइनस b बाई डी। व्हाट इज b बाई डी, एक्चुअली b बाई डी जो है वो a का वैल्यू है, a का जो भी वैल्यू आपने निकाला हुआ है दैट इज 7। बस इसको सिंपलीफाई कर लो, जो भी आएगा वो b है, इसमें पुट कर दो। तो आपने देखा कितना आसान था, मुझे लगा आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया। तो ये था दोस्तों हमारा क्या कहते हैं, टाइप बी। और आप देख रहे हैं कैसे हम मेथड डेवलप करते जा रहे हैं, और इन्हीं मेथड्स के जरिए आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा। तो बस आप याद करते जाओ कि क्या दिखने पे क्या टेक्निक, क्या दिखने पे क्या टेक्निक, इस तरह मैं आपको याद कराते जाऊंगा और एक बार थोड़ा रिवीजन भी कराते जाऊंगा। कल हमने दोस्तों देखा था, एक बार थोड़ा सा एक रूल बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जब भी सपोज डेरिवेटिव ऑफ से f ये g है, तो एंटी डेरिवेटिव रूल आप सबने पढ़ा होगा बेसिक में, कि इस समय हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ g d। ठीक है, मतलब जब f की डेरिवेटिव g हो तो g का इंटीग्रेशन f होगा। इसको एंटी डेरिवेटिव रूल बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स ऐसा बोल सकते हैं। इनवर्स वर्ड सही नहीं होता है, बट ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ f अगर g है तो f इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ g। मुझे लग रहा है ये सबको पता ही होगा, क्योंकि आप बेसिक देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, मतलब बेसिक तो आपको आता ही होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल हमने देखा था, जिसका मैंने प्रूफ आपको नहीं दिया था, जो आज देना चाहूंगा। कल हमने ये देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में f ऑफ x हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। इसका मैं प्रूफ बताना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं डेरिवेटिव कंसीडर करूं किसका, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x का, तो इस केस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चैन रूल लगेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x, तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, चैन रूल लगा रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या होगा, f डैश x में कह देता हूं उसको। ठीक है, तो बाय एंटी डेरिवेटिव रूल ये डेरिवेटिव यहां जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। सो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो इसलिए log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, या इवन दोस्तों यहाँ पे मैं कांस्टेंट भी ऐड कर दूं तो भी आंसर यही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो डेरिवेटिव ऑफ ये तो ये हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता है, राइट। तो c के रहने से या ना रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं कह दूंगा डेरिवेटिव यहां जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, f डैश x अपॉन f ऑफ x, राइट। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये होता है, इतना आसान है प्रूव करना। तो याद रखिएगा, कल हमने जो पढ़ा था और आज हमने जो पढ़ा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको टाइप 3 बताऊंगा। आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो एंजॉय, मतलब ये पूरी जो जर्नी है जो काफी एंजॉयबल रहेगी, और मैं ये वादा करता हूँ कि पूरा सीरीज खत्म होने के बाद आपका इंटीग्रेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।